अननेसेसरी ज़्यादा पैसे वसूल करना, नागरिकों की पहुंच से शिक्षा को, समझदारी को दूर करना, ये अपने आप में घोर अपराध है। अस्तित्व में, प्रकृति में व्यापार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप चारों तरफ देख लो, मानव जाति को छोड़ के कहीं व्यापार दिखाई दे रहा है? कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई पेड़ है, क्या वो संचय करने में लगा हुआ है क्या? नहीं सर। प्रकृति में मानव को छोड़ के मानव भी नासमझी की वजह से संचय पे लगा है। प्रकृति में संचय का कोई जुगाड़ नहीं है। प्रकृति में ज़मीन पे लगातार अगर आदमी, मानव जाति इंटरफेयर ना करे तो लगातार इसकी फर्टिलिटी बढ़ती रहती है। जंगलों में कोई खाद डालने जाता है क्या? जितने पत्ते वहाँ गिरते हैं, वहीं से पानी लिया, वहीं से सूरज की धूप ली, वहीं पे पेड़ पौधे उगे, उन्हीं के पत्ते झड़ के, फल झड़ के नीचे, कुछ फल जंतुओं ने खा लिए, पक्षियों ने खा लिए। सब इंटरडिपेंडेंस है। ये साइकिल है प्रकृति का, बहुत शानदार है। इसमें किसी का भूखा मरने का कोई प्रोविज़न नहीं है। कोई भी जानवर भूख से नहीं मरता जी। अगर मानव जाति इंटरफेयर ना करे। कोई भी पेड़ पौधा नेचर के किसी प्रकोप से दुखी नहीं होता मानव जाति को छोड़ के। ये मानव जाति किस भय से ग्रस्त है, ये नासमझी है। मानव जाति को भय में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्तित्व में पूरी मानव जाति तभी धरती पे आई जब उसका रहने का, खाने पीने का पूरा जुगाड़ हो गया, और आज भी जुगाड़ है, बशर्ते कुछ लोग अपना लालच छोड़ें जो शोषण करके दूसरों का हक मारने पे आमदा है नासमझी की वजह से। मैं ये नहीं करूँगा वो गलत काम कर रहे हैं, उनको समझ ही इतनी है। इसलिए व्यापार शोषण का नाम है। अस्तित्व में और मानव जाति में व्यापार का कोई स्थान नहीं है, व्यवहार का स्थान है कि व्यवहार कैसे करना है। और मानव जाति का व्यवहार पूरी अन्य प्रकृति के साथ साथ पूरी प्रकृति एक ही सिद्धांत पे काम करती है, उपयोगिता और पूरकता। प्रकृति में हर यूनिट, हर इकाई उपयोगी है खुद के लिए और दूसरों के लिए पूरक है। यही मॉडल काम करता है अस्तित्व में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मानव जाति भी उपयोगिता और पूरकता के साथ, सबके साथ खुशी खुशी सदा सदा जीवित रह सकती है, मज़े में रह सकती है, बिना संघर्ष के रह सकती है। अस्तित्व में कोई संघर्ष नहीं है। जो लॉ है, और लॉ इसलिए बनाए जाते हैं रेगुलेट करने के लिए कि मानव जाति हार्मोनी के साथ जी पाए, इकट्ठे रह पाएँ। अब यूनेस्को की सबसे बड़ी चिंता यही है। वो दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ को यही ज्ञान दे रहे हैं, यही समझ दे रहे हैं कि भाई शिक्षा ऐसी हो जो हम हाउ टू लिव टुगेदर, हम इकट्ठे कैसे जी पाएँ, इसके आधार पे, इसको आधार बना के शिक्षा दो, इसके आधार पे सिलेबस बनाओ, इसके आधार पे मानव जाति की समझ बढ़ाओ। हमें साथ साथ कैसे हम जी सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, जो कि सबके लिए ज़रूरी है। इसके लिए कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर शिक्षा क्या दे रही है? लालच। कौन सबसे अमीर, कौन सबसे समझदार, कौन सबसे नोबल लॉरेट, कौन सबसे फलाना, ये सारी की सारी कोई महत्वहीन बातें हैं नेचर में। नेचर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। सभी लोग कैसे अच्छे से जी पाएँ। अब उस लॉ को भी समझाने में, ये देश के लोगों के लिए कौन सा लॉ है, कैसे उनको इसको फॉलो करना है ताकि हम सब जी पाएँ। और उस नॉलेज को भी अगर महंगा बेचा जाएगा, उसको भी अगर व्यापार बना लिया जाएगा, तो ये अस्तित्व के खिलाफ भी है, ये असंवैधानिक है और ये गलत है। अभी तक तो इकोनॉमिकल जस्टिस की जो बात होती है उसमें भी आता है ये अननेसेसरी ज़्यादा पैसे वसूल करना, नागरिकों की पहुंच से शिक्षा को, समझदारी को दूर करना, ये अपने आप में घोर अपराध है। ये अपराध कृत्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, शोषण है। इस तरह की एक्टिविटी देश और दुनिया में बंद होने की बहुत ही ज़रूरत है। बल्कि सर मुझे ये लगता है जो मेडिकल साइंस है या हमारा लॉ का फील्ड हो गया, लीगल एजुकेशन होगी, और कुछ सर्टेन ऐसी एक्सपर्टीज जो ह्यूमन सर्विस के लिए बहुत एक मूलभूत बेस का काम करती है, इस सिस्टम को मजबूत करने की। और इसमें से जो एक इकोनॉमिक फैक्टर है, यानी कि जो लोग कहते हैं कि वहां से पढ़ेंगे तो महंगा पड़ेगा, वहां से करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, ये जो एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो आदमी अपनी जो जेब को जहाँ जांचता परखता है, मुझे लगता है ऐसी मूलभूत स्किल्स से इस इकोनॉमिक फैक्टर को हमें क्या न्यूट्रलाइज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जैसे आदमी की मूलभूत आवश्यकता क्या है? सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य। मूलभूत आवश्यकता सबसे पहले तो शुद्ध वायु है। अगर वायु ही, और जो वायु फ्री की है,
नेचर से है। उसको किसने दूषित किया है? कौन लोग हैं इसको दूषित करने वाले? वही लोग हैं जो इसको दूषित करके पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब पैसा कमा रहे हैं, लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं ये लोग। तो ऐसे लोग, ऐसे काम, ऐसी इकोनॉमी, ये इकोनॉमी नहीं कह सकते हम इसको कहते हैं विनाशोनॉमी, विनाश करने वाली। इसको इकोनॉमी के नाम से नहीं देखा जा सकता, एक्सप्लॉयटेशन। और इसको हम मनी फैक्टर से भी नहीं, मनी फैक्टर अगर सही रास्ता होता, व्यापार अगर सही रास्ता होता है तो इतने झगड़े शोषण के ना होते, वायु प्रदूषित नहीं होती, पानी प्रदूषित नहीं होता, ज़मीन पे जो भी कुछ है। इसलिए माँ के भी सतन में जो है वो अपने बच्चे को शहर से दूध पिलाती है, बच्चा भी पी के खुश, माँ भी पिला के खुश। इसीलिए ये धरती भी सबकी माँ है। इसके ऊपर जो होता है वो मानव जाति के लिए है। पेड़ पौधे मना करते हैं क्या मानव जाति को फल लेने से? अनाज मना करता है क्या? और इस धरती की अब तो फर्टिलिटी कम हो गई है। मानव जाति ने गलत तरीके अपनाए हैं खेती के, और पैदावार करके उसका भी व्यापारीकरण कर दिया है। तो व्यापारीकरण एक तरह से विनाशीकरण है। व्यापारीकरण के लिए कोई जगह नहीं है अस्तित्व में। इसलिए मानव जाति भी उससे परेशान होगी। अस्तित्व में जो प्रोविज़न नहीं है, उस तरह के प्रोविज़न मन घड़त मानव जाति बनाएगी तो मानव जाति का उसमें शोषण होगा, झगड़ा होगा और विनाश होगा, और अल्टीमेटली उससे परहेज करना पड़ेगा, तभी मानव जाति का हित होगा। इसलिए व्यवहार के लिए जगह है, व्यापार के लिए कोई जगह नहीं है। इस व्यापार को पैसा इसका आधार बनाने के बजाय मानव जाति के संबंध एक दूसरे के साथ हमें आधार बनाने चाहिए। हर कार्य और व्यवहार के संबंध अगर आधार नहीं है, प्रकृति के साथ कार्य करने, प्रकृति के साथ जो व्यवहार करता आदमी, कितने पेड़ काटने हैं, कौन सा जंगल काटना है, खदान खोदनी है कि नहीं खोदनी है। ये खदानों के नीचे जो कोयला है ये धरती के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए है, और नीचे जो तेल है वो भी इस धरती का अपना हिस्सा है। ये दोनों गलतियां मानव जाति कर रही है। इसलिए मानव जाति को सस्टेनेबल एनर्जी पे आना चाहिए। सूरज से बहुत जो एनर्जी आ रही है उसका यूज़ करना चाहिए, न कि खदान खोद के फॉसिल फ्यूल और कोयले से बिजली बनाने का काम तुरंत दुनिया में बंद होना चाहिए। ये विनाशकारी है, पूरी मानव जाति को पछताना पड़ेगा। आज हम जिसको मौज मानते हैं वो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए कब्र ग्रह साबित होंगे जी। देश में सारा मामला ही करप्शन की भेंट चढ़ गया है, और जो जनप्रतिनिधि है उनको ही लीगल नॉलेज नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर पार्लियामेंटेरियन या लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने लोग हैं देश में, इनको खुद संविधान के मर्म को इनको पता नहीं। सबसे पहले तो लीगल एजुकेशन इनकी होनी चाहिए, जो भी कंडीशन होनी चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि आप जो कह रहे हो हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे इतने मेंबर हैं, आप दिखाइए अपने मेंबरों को संविधान आपने समझाया है क्या। जो संविधान समझ में नहीं आए और उसको पता ना हो, उसको तो एमएलए एमपी या किसी कम से कम इनके अपर हाउसेज के इलेक्शन लड़ने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जो इस देश के संविधान को नहीं जानते, जो संविधान को नहीं जानते वो संविधान के तहत कानून कैसे बनाएंगे। ये मूर्खों का टोल इकट्ठा हो रहा है देश के अंदर, और देश को गलत तरीके से चलाया जा रहा है। इवन इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी अभी तक इसने लगा देनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन तो एक तरह से बोझ है इस देश पे, वो काम ही नहीं करता। पूरे 5 साल इलेक्शन कराने के अलावा क्या काम करता है? वो कैसे तय करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को लीगल एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही? पॉलिटिकल पार्टियां उन्हीं लोगों को टिकट दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं जिनको इस देश के संविधान की नॉलेज है कि नहीं है? या कम से कम वो लॉ जो जनप्रतिनिधियों को मानने चाहिए उनके बारे में उनको नॉलेज है कि नहीं? हेट स्पीच देनी है कि नहीं देनी है, क्यों नहीं देनी है, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अगर देश में जनप्रतिनिधि पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स को ही अगर लीगल एजुकेशन है, बाकी देश को क्या खाक नॉलेज होगी? और ये जितना है, सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति बना दी देश में। सरकारी स्कूलों में बेचारा सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी जो सक्षम नहीं है फ़ीस देने में, ज़्यादा फ़ीस देने में, वरना वो भी अपना पेट काट के अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। क्या स्थिति इन्होंने देश की कर दी। और जबकि ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, वहाँ पे जिन बच्चों को वजीफ़ा मिलता है उनको मजबूरी में जाना पड़ता है, नहीं तो उनको वजीफ़ा नहीं मिलेगा प्राइवेट स्कूल में। ये स्थिति देश की लाके खड़ी कर दी है। कौन है इसमें देश के लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। सब पद चाहिए। मैं कितने साल तक सीएम रहा, मैं कितने साल तक एमएलए रहा, इन बातों के रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हैं। दे आर नॉट रियल जनप्रतिनिधि। भाई जनता की एक एक बात आपके दिमाग में है क्या? उनकी समस्या दिन रात आपके दिमाग में है क्या? उनका सॉल्यूशन करने के आप कितना प्रयास कर रहे हैं?
कितने दिन पार्लियामेंट और विधानसभाएं चलती हैं। वैसे सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के देश का तेल खराब करके इधर उधर घूमने का काम ज़्यादा हो रहा है, देश को बांटने का काम ज़्यादा हो रहा है। इस देश में कितने लोग नेता जनप्रतिनिधि हैं जो अपने हल्के के सभी लोगों के अंदर भाईचारा स्थापित करने में लगे रहते हैं, जो देश के अंदर भाईचारा स्थापित करते हैं। सारा साल हिंदू मुसलमान अगड़े पिछड़े SC ST नॉन से जर्नल फलाना सवर्ण फलाना टिकड़ा ये चलता रहता है। अभी तक तो इस देश के लोगों को ये अपना भाई बंधु ही नहीं मानते, परिवार का हिस्सा नहीं मानते। 21वीं सदी में इस तरह का अगर पद और पदवियों के लिए लालायत या मैं जानवरों को भी बदनाम नहीं करना चाहता, उससे भी ज़्यादा बदतर कंडीशन में अगर देश के जनप्रतिनिधि व्यवहार करेंगे तो कैसे चलेगा देश में, बहुत गड़बड़ है। जी जी। आपने कहा लीगल एजुकेशन का, कि सरकार को लीगल एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का, अपने देश के सारे कानूनों के बारे में जानने के लिए क्या उनके लिए बना है, क्या प्रपोजल हैं कानून बनाने के लिए, पूरे देश को पता ही होना चाहिए और देश को शामिल करना चाहिए। जनप्रतिनिधि खाली पार्लियामेंट में बिठा के हाथ खड़े करके कानून पास कराने के लिए नहीं है, और पार्लियामेंट में खाली जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे ये नहीं है हमारे संविधान की इच्छा। हमारे संविधान की इच्छा है पहले उस कानून की चर्चा पूरे देश में हो, देश के NGO और एक्टिविस्ट लोगों से राय मशवरा लिया जाए, वो अच्छी बातें कह रहे हैं तो उन बातों का समावेश करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। ये जो कमेटियाँ बनी हुई हैं इसमें वैसे चाय पकौड़े और ये मीटिंग करने का ये जो बकवास चल रही देश में, ये बंद होने का समय है। और लोगों को सहर्ष जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते या जो लोग हिंदू मुसलमान या जाति अगड़ा पिछड़ा करके इलेक्शन नहीं जीतना चाहते, जो लोग विभाजनकारी भाषण नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी में, जो अपने ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ने में पैसा ख़राब या शराब नहीं पिलाना चाहते लोगों को, अपने देश के लोगों को, युवाओं का भविष्य ख़राब नहीं करना चाहते, ऐसे लोग क्या समझते हो आप पार्लियामेंट में जाने वाले लोगों से अच्छे नहीं हैं क्या? अच्छे लोग बाहर हैं और कम अच्छे लोग अंदर हैं। इसलिए कम अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से सलाह लेनी चाहिए, उनकी भागीदारी करनी चाहिए, भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। यही डेमोक्रेसी का मतलब है। और लीगल नॉलेज तो देश के हर बच्चे के पास जानी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट जानी चाहिए। हम जितना शिक्षा और समझदारी का व्यापार, क्या नेचर की जो नेचुरल यूनिवर्सिटी है, क्या कोई पक्षी चाहता है उसने कोई पेटेंट कराया कि मेरी आवाज़ सुनोगे, मोर की आवाज़ सुनोगे तो, या कोई पेड़ फल जिसको लगते वो मना करता है क्या किसी को धर्म या जाति लिंग के आधार पे मेरे से फल मत खाओ, फल मत तोड़ो? नेचर में इतनी बड़ी असली यूनिवर्सिटी तो नेचर है। नेचर ओपन यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसमें से ही समझ के अनुभव करके ये असली डिग्री मानव ले पाता है और अच्छा जीवन जी पाता है। बाकी सारी डिग्रियाँ कागजी हैं, नौकर बनने के लिए हैं, मानव जाति नौकर बनने के लिए नहीं, क्योंकि अस्तित्व में नौकर और मालिक का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, इसे ना राजा और प्रजा का है। इसलिए व्यापार में नौकर और मालिक की बात आती है, इसलिए ये भी अननेचुरल है। और जहाँ मानसिकता राज करने की है वो भी अननेचुरल है, क्योंकि राजा और प्रजा का कोई प्रोविज़न अस्तित्व में नहीं है, नेचर में नहीं है, ना ही नौकर मालिक का है। इसलिए नौकर और मालिक की मानसिकता ख़त्म करनी होगी, व्यापार को ख़त्म करना होगा, व्यवहार को बढ़ावा देना होगा, उपयोगिता और पूरकता के आधार पे मानव जाति को काम करना होगा। वही असली GDP इसकी बढ़ाएगा। असली GDP, संबंधों की GDP, असली GDP, व्यवहार की GDP, असली GDP जब एक एक मानव धरती का एक दूसरे के लिए और प्रकृति के लिए उपयोगी और पूरक होगा, तभी ये देश और दुनिया सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगी।